नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। अपन अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जीएफ&आर के चैप्टर 6 पेमेंट्स के जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। उसी का कंटिन्यूशन में अपन और बात करते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। तो क्वेश्चन 38 है, बिलों के कौन से प्रपत्र काम में नहीं लिए जा सकते हैं, मतलब जो बिल होंगे उसमें कौन सा फॉर्मेट काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा हस्तलिखित, मतलब जो हैंड रिटन होंगे ऐसे बिल काम में नहीं लिए जाएंगे। या तो वो प्रिंटेड होंगे या वो टाइप्ड होंगे या साइक्लो स्टाइल के होंगे, इनमें से कोई सा भी काम में लिया जा सकता है, बाकी हैंड रिटन वो काम में नहीं लिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 39 है, आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स के बिल कितनी प्रतियों में प्राप्त होने चाहिए, मतलब जो सप्लायर्स से बिल मिलेंगे वो कितनी कॉपी में होने चाहिए, कितनी कॉपियों में उनको प्राप्त करेंगे, कितनी प्रतियाँ उसकी होनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा दो कॉपियों में वो प्राप्त होंगे, एक ओरिजिनल कॉपी, एक कार्बन कॉपी। फिर क्वेश्चन 40 है, 2 या 2 से अधिक लेखा शीर्षों से आहरित की जा रही राशि के लिए एक बिल नहीं बनाया जाएगा। यह नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बजट हेड से जो राशि ड्रॉ करेंगे, अमाउंट कोई निकालेंगे, उसके लिए जो बिल बनेगा वो एक नहीं बनेगा, मतलब अलग अलग बिल बनेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बजट हेड है तो ये नियम जीएफ&आर में दे रखा है, लेकिन ये रूल किसी पर लागू नहीं होता। कौन सी सिचुएशन में ये लागू नहीं होगा, मतलब उस सिचुएशन में 2 या 2 से ज़्यादा बजट्स हेड होंगे तो भी उनके लिए एक बिल बन सकता है। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा वेतन के साथ आहरित भत्तों पर, मतलब वो सैलरी दे रहे हैं और उसके साथ कोई अलाउंसेज भी दे रहे हैं तो उन सबको मिला के एक बिल बना सकते हैं, बाकी नॉर्मली अलग अलग बिल बनेंगे उनके लिए। फिर क्वेश्चन 41 है, कोषागार द्वारा पारित चेक का भुगतान संदेश वाहक के माध्यम से करना हो तो निम्न में से कौन से सिद्धांत, नियम, प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब ट्रेजरी जो चेक पास करती है उसका जो पेमेंट करेगी वो संदेश वाहक के, मतलब उसके थ्रू करना चाहती है, किसी और को देना चाहती है, मतलब जैसे जिसको भुगतान करना है वो किसी और को भेज दे अपनी जगह कि भाई मेरी जगह इसको पेमेंट कर दो। तो कौन से नियमों का अपन को ध्यान रखना है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, संदेश वाहक के पास प्रमाणित प्राधिकार पत्र होना चाहिए, मतलब जो संदेश वाहक होगा जिसको भुगतान करने के लिए कहा गया उसके पास वेरीफाइड ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, मतलब उसको जिसको भुगतान करना है वो उसको प्रमाणित प्राधिकार पत्र देकर भेजेगा कि इसको भुगतान कर दिया जाए। फिर क्वेश्चन 42 है, मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों का रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित है, मतलब मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट से जो भी अपन पेमेंट करेंगे उनका कौन सा रजिस्टर का परफॉर्मा है, कौन से जीए में उनका एंट्री करते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा जीए 103-21, मतलब 103 तो पुराना वाला फॉर्म नंबर है और नया वाला जीए 21 है। तो यहाँ साथियों ध्यान रखना, मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति रजिस्टर का प्रारूप तो है जीए 18 नया वाला, मतलब जहाँ जब प्राप्त होती है मनी ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं उसको जो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं अपन वो जीए 18 है, जबकि मनी ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट करते हैं उसके लिए रजिस्टर जीए 21 है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्वेश्चन 43 है, कैशियर का बैंक कोषागार द्वारा भुगतान करने के लिए एक प्राधिकार स्वरूप पहचान पत्र का प्रावधान किस नियम में वर्णित है। मतलब जो कैशियर होता है उसके लिए बैंक से जो भी पेमेंट लेगा वो बैंक कोषागार जो भी होगा कंसर्न ट्रेजरी का जो भी बैंक होगा उससे भुगतान लेने के लिए उसको ऑथराइजेशन लेटर बनता है, पहचान पत्र बनता है, उसका आइडेंटिफिकेशन आईडी बनती है उसकी। तो वो कौन से रूल में दे रखा है, उसका प्रोविज़न कौन से रूल में है, तो वो जीएफ&आर के नियम 81 में है। तो यहाँ ऑप्शन सही आएगा। फिर क्वेश्चन 44 है, कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष कोषागार को कैशियर, लिंक कैशियर को लेन देन के लिए पहचान पत्र प्रारूप संबंधित की फोटो सहित कितनी प्रतियों के साथ भिजवाता है। मतलब जो हेड ऑफ ऑफिस होगा या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो ट्रेजरी को कैशियर और लिंक कैशियर के लिए को लेन देन के लिए, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको लिए अथोराइज करने के लिए पहचान पत्र प्रारूप जो होगा, परफॉर्मा जो होगा पहचान पत्र का जो आईडी बनेगी उसकी ऑथोराइजेशन लेटर की, उसकी जो परफॉर्मा होगा वो कितनी कॉपी में, उसकी फ़ोटो सहित कितनी कॉपी में उसको भिजवाते हैं वो। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 3 कॉपी में, 3 प्रतियों में वो कोषागार को भिजवाते हैं। फिर क्वेश्चन 45 है, कोषागार कैशियर के पहचान पत्र प्राप्त को कितने समय तक सुरक्षित रखता है। मतलब जो ट्रेजरी होगी वो कैशियर का जो पहचान पत्र है, जो परफॉर्मा है उसका जो उसको जारी हो जाते हैं, कैशियर को जो जारी करेंगे पहचान पत्र वो कितने समय तक उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको सेफ रखेंगे, उसको मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा 5 वर्ष, मतलब 5 साल तक उसको अपने रिकॉर्ड्स में वो रखते हैं। फिर क्वेश्चन 46 है,
कैशियर के लिए कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार को भिजवाए पहचान पत्र की प्रति किस किस को भिजवाई जाती है। मतलब जो कैशियर के लिए जो पहचान पत्र बनेगा उसकी 3 कॉपियाँ अपन ने बात की, 3 कॉपियों में अपन कोषाधिकार मतलब कोषागार को भिजवाते हैं। कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष जो होगा वो कोषागार को 3 कॉपियों में भिजवाता है। तो ये 3 कॉपियाँ किस किस के लिए होती है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, कोषाधिकारी, बैंक और कार्यालय अध्यक्ष को कैशियर के लिए। मतलब एक तो ट्रेजरी के लिए होगी वो, एक बैंक के पास जाएगी कॉपी और एक कैशियर के पास रहेगी। तो ऐसे करके ये 3 कॉपियाँ इस हिसाब से काम आती है उसकी। फिर क्वेश्चन 47 है, सरकारी लेन देनों को पूर्ण रुपयों में बदलने का नियम JFR में किस नियम में वर्णित है। मतलब जो सरकारी लेन देन होंगे, जो सरकारी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनको पूर्ण रुपयों में बदला जाएगा, मतलब उनको अपन राउंड ऑफ करेंगे। तो ये नियम JFR के कौन से नियम में वर्णित है, कहाँ इसका प्रावधान है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा नियम 82 में इसका प्रावधान है कि जो भी अमाउंट होएगी, सरकारी अमाउंट जो भी होगी लेन देन की, उसको नियरेस्ट जो भी अमाउंट होगा उसमें राउंड ऑफ किया जाता है उसको। फिर क्वेश्चन 48 है, सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेमों को निकटतम रुपयों में बदलने का विवरण निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके जो पर्सनल क्लेम्स होंगे उनको जो अपन ने बात की कि निकटतम रुपयों में, मतलब जो पास के रुपये में जो बनता है राउंड ऑफ जो बनेगा उसके नियरेस्ट उसमें बदलने का विवरण अपन ने बात की कि उसको बदला जाता है। लेकिन कौन से में ये नहीं लागू होता है, ये उपयुक्त नहीं है यहाँ। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, सरकार में राशि को वास्तविक आधार पर पैसों में ही प्राप्त करेंगे। ये ऑप्शन द यहाँ नहीं आएगा, ये गलत है। बाकी ऑप्शन है वेतन, महंगाई, किराया भत्ता, प्रत्येक को निकटतम रुपयों में बदल कर लिखा जाएगा। मतलब जो भी उसकी वेतन हो, पे होएगी, डेयरलेंस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस होगा, इनको प्रत्येक को निकटतम रुपयों में बदला जाएगा, मतलब राउंड ऑफ किया जाएगा। जीवन बीमा कटौतियाँ जो होगी, LIC की जो भी उसकी प्रीमियम होगा, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो उनको टोटल करके फिर उनको निकटतम रुपयों में बदलेंगे। और यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता के जो भी योग होंगे उनको अंतिम योग में निकटतम रुपयों में बदला जाएगा। मतलब इनके जितने भी क्लेम होंगे यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता के, इनका टोटल लगाया जाएगा और जो अंतिम टोटल आएगा, जो ग्रांड टोटल होगा, उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। तो ये बाकी तीनों सही है, ऑप्शन द यहाँ गलत है। फिर क्वेश्चन 49 है, बिल पंजिका का वर्णन कौन से नियम में है तथा इसका निर्धारित प्रारूप कौन सा है। मतलब जो बिल रजिस्टर होता है, बिल पंजिका होती है, उसका कौन से नियम में प्रावधान है और इसका कौन सा प्रारूप परफॉर्मा डिसाइडेड है JFR में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नियम 83 में, और GA 59 जो पुराना था और GA 22 नया वाला है, इसका ये परफॉर्मा है। फिर क्वेश्चन 50 है, बिल प्रेषण पंजिका का वर्णन कौन से नियम में है तथा इसका निर्धारित प्रारूप कौन सा है। अभी बात की अपन ने बिल पंजिका मतलब बिल रजिस्टर की, अब है बिल प्रेषण पंजिका मतलब बिल ट्रांजिट रजिस्टर, उसका वर्णन कौन से नियम में और कौन सा निर्धारित प्रारूप है उसका। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, नियम 84 और GA 59A पुराना वाला था और GA 24 नया वाला है। तो ये इसका प्रारूप निर्धारित है। फिर क्वेश्चन 51 है, बिलों के नगद भुगतान की निगरानी पंजिका संधारित की जाती है। मतलब बिलों के जो भी नगद भुगतान होते हैं उनकी जो निगरानी के लिए पंजिका होती है, रजिस्टर होती है, वो कौन से रजिस्टर में मेंटेन होती है, उसके लिए कौन सा रजिस्टर है, परफॉर्मा कौन सा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, GA 173-25, मतलब 173 पुराना वाला फॉर्म नंबर हो, GA 25 उसमें ये पंजिका संधारित की जाती है, मेंटेन की जाती है। फिर क्वेश्चन 52 है, रसीदों के लिए रेवेन्यू टिकट का वर्णन किस नियम में तथा कितनी राशि पर रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है। मतलब जो रसीदें जारी होगी, रिसिप्ट्स होएगी कि पेमेंट की, उसके एक रेवेन्यू टिकट लगाई जानी आवश्यक है। तो ये कौन से नियम में है और कितनी राशि पर रेवेन्यू टिकट लगाया जाना कंपलसरी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 85 रुपये 5000 से अधिक। मतलब नियम 85 में ये दे रखा है कि रेवेन्यू टिकट लगाई जानी आवश्यक है रसीदों पर, और कौन सी रसीदों पर लगेगी, जहाँ 5000 से ज़्यादा का पेमेंट हो रहा है उनकी रसीदों के लिए रेवेन्यू टिकट लगाया जाना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन से भुगतान की रसीद पर रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने बात करी 5000 रुपये से ज़्यादा का जो भुगतान होगा उस पर रेवेन्यू टिकट लगाए जाने की आवश्यकता होती है। तो कौन से पेमेंट पर ये रेवेन्यू टिकट लगाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन में रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है रसीदों पर। कौन सी सरकार द्वारा सरकार को दी गई रसीदें, मतलब कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रसीदें जारी करता है तो उस पर भी रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहायता अनुदान पर दी गई रसीदें, मतलब गारंटी नेट पर जो कोई रसीदें देते हैं, गारंटी नेट के लिए कोई भी रिसिप्ट जारी होती है तो उसके लिए भी टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और विभागीय खरीद के लिए कर्मचारी को दिए गए अग्रिम पर, मतलब डिपार्टमेंटल कोई परचेज करनी है, विभाग के लिए कोई भी खरीदारी करनी है तो उसके लिए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अगर कोई एडवांस दिया जाता है तो वो उसके लिए भी
उस रसीदों पर जो उनसे कर्मचारियों से रसीद ली जाएगी उस पर रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन 54 है, वैल्यू पेड पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस से भुगतान भेजने का माध्यम है में रसीद के रूप में मान्य होगा। मतलब वैल्यू पेड पोस्ट जो होती है वीपीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस से पेमेंट का भेजने का एक सोर्स होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। तो इसमें रसीद के रूप में अपन किसको मान्य करेंगे, किसको ऑथोराइज करेंगे कि हाँ ये रसीद के रूप में उसको मान्यता अपन दे देते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, वीपीपी का कवर पेज, मतलब वैल्यू पेड पोस्ट का जो कवरिंग पेज होगा उसको रसीद के रूप में मान्यता दी जाती है, मान्य कर देंगे अपन, मतलब मान लेंगे उसको रसीद। फिर क्वेश्चन 55 है, अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को किए गए भुगतान के लिए रसीद लेने पर रेवेन्यू टिकट के लिए क्या नियम निर्धारित है। मतलब कोई भी अकाल राहत कार्य करवा रही होती है सरकार, उसमें जो मजदूर लगे होंगे उनको अगर मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो उनसे जो रसीद ली जाएगी उसमें रेवेन्यू टिकट लगाने के लिए क्या नियम निर्धारित है, क्या प्रोविज़न है रेवेन्यू टिकट का। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, रेवेन्यू टिकट से मुक्त किया गया है। मतलब इस वाली कंडीशन में भी रसीदों पर रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी इससे फ्री किया गया है, इसमें भी सरकार ने रिलैक्सेशन दे रखा है। फिर क्वेश्चन 56 है, जीएफएनडीआर में बिल की मूल प्रति होने पर डुप्लीकेट बिल बनाने का क्या प्रावधान है। मतलब कोई बिल है वो उसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो खो जाती है, तो डुप्लीकेट बिल बनाने के लिए क्या प्रोविज़न है जीएफएनडीआर में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ड आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या डीडीओ द्वारा डुप्लीकेट बिल तैयार किया जाएगा और उस पर डुप्लीकेट शब्द अंकित किया जाएगा। मतलब मूल बिल खो जाता है तो उसके लिए डुप्लीकेट बिल तैयार होगा, वो डीडीओ बनाएगा जो आहरण वितरण अधिकारी होगा और उस पर डुप्लीकेट शब्द अंकित करेगा, मतलब उस पर डुप्लीकेट लिखा जाएगा। डुप्लीकेट बिल के बदले क्लेमकर्ता से भुगतान नहीं होने का बंध पत्र लिया जाएगा। मतलब जो क्लेमकर्ता होगा उससे भुगतान उसको प्राप्त नहीं हुआ, इस संबंध में एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, उससे बंध पत्र उससे लिया जाएगा। साथ ही कोषाधिकारी से भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। मतलब जो ट्रेजरी ऑफिसर होगा, कोषाधिकारी जो होगा, उससे भी ये प्रमाण पत्र एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि इसका पेमेंट नहीं हुआ इस बिल का, उसके बाद ही डुप्लीकेट बिल जारी होता है। फिर क्वेश्चन 57 है, डीडीओ के हस्ताक्षर के बाद और भुगतान से पूर्व बिल खो जाने पर किससे भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र लिए जाने के बाद ही डुप्लीकेट बिल बनाया जाएगा। मतलब डीडीओ के साइन हो गए और बिल पर, और बिल भुगतान से पूर्व ही खो गया, मतलब ओरिजिनल जो बिल था उस पर डीडीओ ने उसको वेरीफाई कर दिया और उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट होने से पहले ही वो खो गया, तो कौन सी संस्था से या किससे उसके भुगतान ये प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि इस बिल का भुगतान नहीं हुआ और उसके बाद ही डुप्लीकेट बिल बनाया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अपन ने बात ही कर ली कोषागार से, मतलब ट्रेजरी से, वो ट्रेजरी ऑफिसर से लिया जाएगा। जो क्लेम करता होगा उससे तो बंध पत्र लिया जाएगा और कोषाधिकारी से उसका प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि भुगतान नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन 58 है, रुपये 2000 तक के बिल कोषागार में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब 2000 रुपये तक के जो भी बिल होंगे वो ट्रेजरी में कितनी अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 3 वर्ष की अवधि में। मतलब अपन ने पहले बात की थी कि 2000 रुपये तक के जो भी 2000 रुपये से ज़्यादा के जो भी बिल होंगे वो ट्रेजरी में 2 साल के अंदर अंदर पहुंच जाने चाहिए, लेकिन 2000 रुपये तक के जो बिल हैं वो 3 साल तक ट्रेजरी में भिजवाए जा सकते हैं, वो टाइम बार्ड नहीं होते, कालावधि उनकी व्यतीत नहीं होती है। फिर क्वेश्चन 59 है, समयातीत क्लेम की पूर्व जाँच का नियम निर्धारित है। मतलब जो टाइम बार्ड क्लेम होंगे, जो समयातीत हो गए हैं, जिनकी अवधि निकल गई है, उनकी पूर्व जांच प्री चेक का नियम कौन से रूल में निर्धारित है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, नियम 91, मतलब 91 में पूर्व चेक जांच यानी प्री चेक का नियम निर्धारित है। फिर क्वेश्चन 60 है, समयातीत क्लेम की पूर्व जांच के लिए क्या आवश्यक नहीं है। मतलब जो टाइम बार्ड क्लेम हो गए हैं उनकी प्री चेक के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, क्या ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कार्यालय अध्यक्ष से क्षतिपूर्ति बंध पत्र। मतलब कार्यालय अध्यक्ष से, हेड ऑफ ऑफिस से इसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, मतलब क्षतिपूर्ति बंध पत्र नहीं लिया जाएगा। बाकी सबका जो प्रोसेस है वो की जाएगी। क्या क्या, कार्यालय अध्यक्ष से भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा, हेड ऑफ ऑफिस पेमेंट नहीं होने का उसका सर्टिफिकेट देगा, पक्षकार से भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा, मतलब जो पक्षकार होगा उससे भुगतान नहीं होने का एक तो प्रमाण पत्र लेंगे और साथ ही उससे क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी लिया जाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड भी लिया जाएगा कि भविष्य में अगर ये बिल का उसको लगता है कि पेमेंट हो गया है गलत तो उससे ये राशि वसूलनी होगी। फिर क्वेश्चन 61 है, रुपये 2000 से अधिक राशि का बिल 1 वर्ष के भीतर कोषागार में प्रस्तुत हो गया, परंतु बिल पर आक्षेप आ जाने के कारण उसको पुनः भिजवाया जाना है।
इस संबंध में कौन सा तर्क सही है। मतलब 2000 रुपये से ज़्यादा का बिल था कोई भी, उसको ट्रेजरी में 1 साल के अंदर अंदर भिजवा दिया, उसको सबमिट कर दिया, लेकिन बिल पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, आक्षेप लग गया और ट्रेजरी ने उसको वापस ऑफिस में भिजवा दिया, तो इस संबंध में कौन सा तर्क जो है, वो जो कथन जो है वो सही है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा। एक बार कोषागार को भेजने के बाद बिल समयातीत नहीं होता है, अतः उसको पुनः कोषागार में भिजवा सकते हैं। मतलब एक बार ट्रेजरी में आपको जो इसका टाइम पीरियड है 2 साल या 3 साल, उसके अंदर पहले भिजवाना होता है। अगर उसके बाद वो ट्रेजरी उसको वापस लौटा देती है तो वो समयातीत नहीं होते हैं, मतलब टाइम बार्ड नहीं होते हैं, उनकी समयावधि समाप्त नहीं होती, उनको पुनः वापस कभी भी कोषागार में भिजवाया जा सकता है, ट्रेजरी में कभी भी भिजवा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन 62 है, पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना का प्रावधान किस नियम में है। मतलब जो प्री चेक के लिए जो समय सीमा है, टाइम पीरियड है, जो उसकी गणना किस हिसाब से करेंगे, कब से उसकी काउंट करेंगे अपन टाइम को, तो इसके बारे में कहाँ प्रोविज़न दे रखा है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नियम 93। नियम 93 में ये समय सीमा की गणना के लिए प्रावधान है। फिर क्वेश्चन 63 है, आकस्मिक दावों में समयातीत अवधि की गणना की जाती है। जो आकस्मिक दावे होंगे, जो कंटिजेंट क्लेम्स होंगे, उनमें जो समयातीत अवधि होगी, जो टाइम बार्ड पीरियड होगा, उसकी कैलकुलेशन कहाँ से की जाएगी कि मतलब को वो कब समयातीत हो जाएंगे, वो कैलकुलेशन कौन सी डेट से स्टार्ट होगी। यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, दावा प्रस्तुत करने वाले माह के अगले माह की पहली तारीख से। मतलब जब भी ये क्लेम अपन सबमिट करेंगे ऑफिस में, उसकी उस मंथ की जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी पहली तारीख से, जैसे मान लो जून माह में 25 तारीख को सबमिट कर दिया है, तो 1 जुलाई से वो उसकी गणना होएगी कि समयातीत वो कहलाएंगे। उसके बाद से उस कैलकुलेशन 1 जुलाई से मानी जाएगी उसकी। फिर क्वेश्चन 64 है, यदि भुगतान प्राप्तकर्ता से रसीद प्राप्त करना संभव नहीं हो या भुगतान की राशि अल्प हो तो रसीद के रूप में वाउचर मान्य होगा। मतलब जो भुगतान प्राप्त करता होगा, जो पेमेंट रिसीव कर रहा होगा, उससे रसीद किसी भी वजह से, चाहे वो निरक्षर हो, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं हो, या किसी और वजह से उससे रसीद प्राप्त नहीं हो पा रही हो, या राशि बहुत ही अल्प हो, बहुत कम राशि हो, तो रसीद के रूप में, मतलब अपन रिसिप्ट के रूप में वाउचर किसको मानेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा, डीडीओ द्वारा GA 107/26 पर भुगतान का प्रमाण पत्र। मतलब जो डीडीओ GA 26 में जो भी भुगतान का पेमेंट का जो सर्टिफिकेट देगा, उसी को अपन वाउचर मान लेंगे रसीद का। फिर क्वेश्चन 65 है, समयातीत दावा टाइम बार्ड क्लेम वह कहलाता है जिसको एक निश्चित समयावधि में कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। एक दावा कितनी अवधि में कोषागार में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब कितनी अवधि में ट्रेजरी में जो दावे, जो बिल्स हैं, वो क्लेम्स जो हैं, वो अगर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं टाइम पीरियड में, तो वो समयातीत दावे कहलाते हैं, मतलब टाइम बार्ड क्लेम कहलाते हैं। तो ये अवधि कौन सी है जिसमें ये कोषागार में प्रस्तुत हो जाने चाहिए। तो ये अपन ने पहले बात कर ली, 2 साल के अंदर अंदर टाइम बार्ड हो जाते, अगर वो ट्रेजरी में सबमिट नहीं होते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन 66 है, बिल प्रेषण पंजिका बिल ट्रांजिट रजिस्टर को राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से कम कितनी बार देखना चाहिए कि कितने बिल कोषागार में लंबित है। मतलब बिल ट्रांजिट रजिस्टर जो होगा, उसको जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा उसको चेक करते रहना चाहिए कि भाई कितने बिल को अपने ट्रेजरी में पेंडिंग बोल रहे हैं, उस हिसाब से उसको चेक करते रहना चाहिए। तो ये कितने आवश्यक रूप से, मतलब कंपलसरी है, उसको कितनी कम से कम उसको जाँच करनी चाहिए, कब कब उसको जाँच करनी चाहिए उसकी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, सप्ताह में 1 बार, मतलब हर वीक में 1 बार उसको चेक कर लेना चाहिए कि कितने बिल पेंडिंग बोल रहे हैं अपने ट्रेजरी में, उस अकॉर्डिंग उसको कार्रवाई करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन 67 है, बैंक एडवाइस पर कोषाधिकारी के बैंक को भुगतान करने हेतु किस प्रकार हस्ताक्षर करता है। मतलब जो बैंक एडवाइस बनती है, जिसको ट्रेजरी ऑफिसर मतलब कोषाधिकारी बनाता है और बैंक को भेजता है पेमेंट के लिए, तो वो किस प्रकार उस पर सिग्नेचर करता है, किस हिसाब से उसके साइन करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, डिजिटल हस्ताक्षर, मतलब डिजिटल साइन करता है उसमें, ऑनलाइन ही, जिसको DSC बोलते हैं शॉर्ट में, उसके थ्रू वो उस पर साइन करके फिर भिजवाता है बैंक में। फिर क्वेश्चन 68 है, कैशियर लिंक कैशियर को बैंक से राशि लेन देन के लिए पहचान पत्र बनाया जाता है, उस पर संलग्न फोटो के किस कोने पर कोषाधिकारी हस्ताक्षर करता है। मतलब कैशियर या लिंक कैशियर के लिए बैंक से जो भी राशि आहरण करने के लिए या लेन देन उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए जो पहचान पत्र बनाया जाता है, उसकी जो ID बनती है, उस पर जो फोटो अटैच होती है, उस पर कौन से कोने पर, कौन से कॉर्नर पर जो ट्रेजरी ऑफिसर होगा, कोषाधिकारी होगा, वो साइन करता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा, दाएं कोने के ऊपरी भाग पर, मतलब जो राइट हैंड में अपर जो साइड होगी उस पर वो ट्रेजरी ऑफिसर साइन करता है, जबकि नीचे वाले साइड पर जो होगा, नीचे वाले कोने पर, वो हेड ऑफ ऑफिस मतलब कार्यालय अध्यक्ष साइन करता है। फिर क्वेश्चन 69 है, कार्यालय के कैशियर लिंक कैशियर का बैंक से राशि लेन देन की करने के लिए पहचान पत्र किस कार्यालय से जारी किया जाता है।
मतलब जो कार्यालय कैशियर लिंक कैशियर का बैंक से जो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो पहचान पत्र होगा, आईडी जो बनेगी उसकी, वो कौन सा ऑफिस जारी करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, कोषागार से मतलब ट्रेजरी से उसकी यह पहचान पत्र जारी होता है। फिर क्वेश्चन 70 है, निम्न में से कौन से भुगतान पर रेवेन्यू टिकट लगाने से सरकार द्वारा छूट नहीं दी गई है। मतलब जो अपन ने बात करी थी 5,000 रुपये से ज़्यादा के जो भी भुगतान होंगे उन पे जो भी उनकी रसीदें होंगी उन पे रेवेन्यू टिकट लगाया जाना ज़रूरी है। तो कुछ मामलों में ये छूट दी गई है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से कौन से में ये छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, कर्मचारी को वेतन और भत्तों के नकद भुगतान पर। मतलब इसमें छूट नहीं दी गई है। मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर कोई भी सैलरी और अलाउंसेज का कोई कैश पेमेंट होता है, ध्यान रखिए नगद भुगतान होता है, ऑनलाइन होएगा तो उसमें टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नगद भुगतान होता है तो उस पर रेवेन्यू टिकट 5,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट हो रहा है तो उस पर रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन 71 है, एक संस्था द्वारा सरकार को ₹6700 का उपवाउचर इनवॉइस प्रस्तुत किया। आवश्यक कटौती के बाद संस्था को ₹5,000 का भुगतान किया गया। संस्था द्वारा दी जाने वाली रसीद के लिए क्या प्रावधान लागू होंगे। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसने सरकार को इनवॉइस सबमिट किया है 6700 रुपये का, और जो इसमें आवश्यक जो डिडक्शंस होने हैं उनके बाद जो इंस्टीट्यूशन को पेमेंट हुआ है वो 5,000 रुपये का ही हुआ है। तो जो रसीद दी जाएगी संस्था द्वारा तो वो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान लागू है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, ₹5,000 की रसीद लेंगे एवं रेवेन्यू टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब 5,000 की तो उससे रिसिप्ट ले लेंगे, तो 5,000 का पेमेंट किया उसको नेट अमाउंट का, लेकिन उस पर रेवेन्यू टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जो पेमेंट हुआ है वो 5,000 रुपये का ही हुआ है। मतलब 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं हुआ, जबकि रेवेन्यू टिकट 5,000 रुपये से ज़्यादा लगाते हैं। अब आप सोचोगे कि उसको जो एक्चुअल जो पेमेंट है वो 6700 का था जो इनवॉइस थी, तो यहाँ पे जो अपन जो अमाउंट पकड़ते हैं 5,000 रुपये वो नेट अमाउंट लेते हैं। मतलब ग्रोस अमाउंट नहीं पकड़ेंगे, जो कि 6700 रुपये, अपन जो नेट अमाउंट 5,000 रुपये उसको पकड़ेंगे। फिर क्वेश्चन 72 है, सहायता अनुदान छात्रवृत्ति के लिए पूर्व जाँच करने के लिए समय सीमा की गणना की जाती है। मतलब जो सहायता अनुदान होगी, गारंटी नेट होगी या छात्रवृत्ति स्टाइपेंड जो होंगे उनके लिए जो प्री चेक की जो समय सीमा है, जो टाइम पीरियड है, उसके कैलकुलेशन के लिए कहाँ से कैलकुलेशन होगी, उसकी गणना कहाँ से होगी, कौन से टाइम से होगी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्वीकृति जारी होने के दिनांक से। मतलब उसको जो सैंक्शन जारी होगी उस डेट से उसकी कैलकुलेशन होगी। फिर क्वेश्चन 73 है, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद की तारीख के चेक जारी किए जाते हैं तो उन्हें लेखों में लिखा जाएगा। मतलब कोई भी जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा वो बाद की डेट के, मतलब आगे की डेट के कोई चेक इश्यू कर देता है तो उनको अकाउंट्स में कब लिखेंगे, कब उनको लिखा जाएगा, अकाउंट्स में लिया जाएगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, बाद की तारीख जिससे भुगतान दे है। मतलब जिस डेट का चेक इश्यू किया है, मतलब जैसे बाद की जो भी तारीख है उस दिन उसको भुगतान दे होगा, जिस दिन उसको पेमेंट होगा उसी दिन उसको अकाउंट्स में लिखा जाएगा, उसी दिन ये माना जाएगा पेमेंट हुआ है उसको। फिर क्वेश्चन 74 है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी चेक अधिकतम कितनी बार प्रश्नांकित एंडोर्समेंट हो सकता है। मतलब जो अथोराइज ऑफिसर है वो जो चेक इश्यू करेगा वो कितनी बार अधिकतम मतलब कितनी ज़्यादा मैक्सिमम कितनी बार प्रश्नांकित यानी एंडोर्स उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 2 बार। 2 बार से ज़्यादा उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन 75 है, भुगतान की अन्य विधियों में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट से भुगतान का नियम निर्धारित है। मतलब जो पेमेंट की जो वेरियस मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड है लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब साख पत्र। तो इससे भुगतान का जो नियम निर्धारित है वो कौन से नियम में है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 114। नियम 114 में इसके बारे में प्रोविज़न दे रखा है। फिर क्वेश्चन 76 है, साख पत्र की सीमा में जारी किए जाने वाले चेक के संबंध में कौन सा प्रावधान नियमानुसार नहीं है। मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट की जो लिमिट होती है उसकी जो सीमा होगी उसमें कोई भी चेक इश्यू होते हैं उस सीमा में, तो इसके संबंध में कौन सा प्रोविज़न जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, साख पत्र की सीमा में जारी चेक कोषागार उपकोषागार के माध्यम से बैंक में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। बाकी सरकार द्वारा संबंधित प्राधिकारी के पक्ष में साख पत्र जारी किया जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट जो भी साख पत्र जारी करेगी वो संबंधित प्राधिकारी जो भी होगा उसके पक्ष में ही जारी करेगी। साख पत्र की प्रति कोषागार और संबंधित बैंक को दी जाएगी। मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो कॉपी होगी वो ट्रेजरी को भेजी जाएगी और जो भी कंसर्न बैंक लगता है उसको उसकी कॉपी दी जाएगी। फिर साख पत्र की सीमा में आरण वितरण अधिकारी एक से अधिक मुख्यालय पर भी प्राप्त कर सकता है। मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा में जो भी चेक होगा वो डीडीओ एक से अधिक मुख्यालय मतलब किसी भी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी से प्राप्त कर सकता है। तो ये सही है। बाकी फिर क्वेश्चन 77 है, साख पत्र कब व्यक्तिगत लैप्स माना जाता है। मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा वो कब लैप्स हो जाएगी, कब उसको समाप्त मानी जाएगी।
तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त हो जाएगा तब उसके वो भी समाप्त मानी जाएगी, वो व्यवगत हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 78 है, साख पत्र द्वारा जारी चेक की वैधता अवधि रहती है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा या उसके अधीन जो भी चेक जारी होते हैं उनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो पीरियड कब तक रहता है, कब तक वो वैलिड माने जाएंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 3 माह या 31 मार्च जो भी पहले हो। तो ये जैसे नॉर्मल जो चेक होते हैं उसी हिसाब से इसकी वैलिडिटी रहती है, 3 माह या 31 मार्च जो भी पहले आ जाए वो तब तक वैलिड माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन 79 है, राजस्थान से बाहर की फर्मों को भुगतान किस साधन इंस्ट्रूमेंट से किया जाना चाहिए, मतलब जो राजस्थान से बाहर की जो भी फर्म होती है, आउटसाइड राजस्थान की जो भी फर्म होगी उनको जो पेमेंट करेंगे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से साधन से, किस प्रकार से उसको किया जाएगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा बैंक ड्राफ्ट द्वारा, मतलब बैंक ड्राफ्ट से ही उसका पेमेंट हो सकता है। फिर क्वेश्चन 80 है, राजस्थान से बाहर की निजी फर्मों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने पर बैंक ड्राफ्ट चार्ज किसके द्वारा वहन किया जाता है। मतलब अपन ने बात करी कि जो राजस्थान से बाहर की जो भी फर्में होगी उनको बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपन पेमेंट करेंगे, तो अब बैंक ड्राफ्ट बनाने में जो बैंक चार्जेस वसूल करता है तो वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, कौन उसको बियर करेगा जो चार्जेस लगेंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा संबंधित निजी फर्म द्वारा, मतलब जो भी फर्म जिसको पेमेंट कर रहे हैं वही ये बियर करेगी, वही वहन करेगी इसको। फिर क्वेश्चन 81 है, राजस्थान से बाहर की फर्म को ₹2.5 लाख का भुगतान देय बैंक ड्राफ्ट बनाने पर ₹250 बैंक कमीशन चार्ज लिया गया। इस स्थिति में जीएफएनडीआर के प्रावधान अनुसार कितनी राशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित फर्म के पक्ष में जारी होगा। मतलब राजस्थान के बाहर की किसी फर्म को 2.5 लाख का पेमेंट बनता है और उसको अपन ने बात करी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही उसको पेमेंट होएगा, तो बैंक ड्राफ्ट बनाने में ₹250 बैंक कमीशन लग गया। तो इस स्थिति में जो उसको राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फर्म को पेमेंट होएगी वो कितनी राशि का उसको पेमेंट होएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा ₹2,49,750, मतलब जो अपन ने बात की बैंक ड्राफ्ट चार्जेस जो लगेंगे वो फर्म बियर करती है तो ये ₹250 उसके कम हो जाएंगे और ₹250 कम हो गए उसको 2,49,750 का पेमेंट होएगा। फिर क्वेश्चन 82 है, जीएफएनडीआर के नियमों के अनुसार सामान्यतः कितनी राशि से कम के चेक जारी नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि किसी अधिनियम नियम में विशेष प्रावधान नहीं हो। मतलब किसी भी एक्ट वगैरह में या रूल्स में कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं हो, कोई विशेष प्रावधान नहीं हो, तो जीएफएनडीआर के अनुसार कितनी राशि से कम के चेक जारी नहीं होने चाहिए, मतलब उस राशि से ज़्यादा के ही चेक जारी होने चाहिए, इतनी अमाउंट के चेक जारी नहीं हो सकते उस राशि से। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा ₹100, मतलब ₹100 से कम की राशि के चेक जारी नहीं होने चाहिए, कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं हो किसी रूल्स में या एक्ट में तब तक। फिर क्वेश्चन 83 है, कोषागार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकार अधिकारी द्वारा चेक को रिवैलिडेट किस अवधि तक कराया जा सकता है। मतलब ट्रेजरी के अलावा कोई भी और अन्य जो अथोराइज ऑफिसर हैं जो चेक को इश्यू कर सकते हैं, वो अगर चेक को इश्यू करते हैं और उसकी वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो चेक अगर वैध अवधि जो होती है वो निकल जाती है उसकी, तो उसको पुनः वैध करवाया जाना होता है या रिवैलिडेट करवा के उसको काम में लिया जा सकता है। तो 21 अवधि तक उसको रिवैलिडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा 12 माह में, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर उसको वैलिडेट वापस करवाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन 84 है, विभागीय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए चेक को किस दिनांक से भुगतान किया हुआ माना जाएगा। मतलब जो डिपार्टमेंटल अथोराइज ऑफिसर होंगे, विभागीय प्राधिकृत अधिकारी, वो कोई चेक इश्यू करते हैं तो उनका पेमेंट किस दिनांक से माना जाएगा, कब माना जाएगा कि उनका पेमेंट हो गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा अधिकृत व्यक्ति को चेक सुपुर्द हैंडओवर करने के दिनांक से। मतलब जो ऑथोराइज पर्सन होगा पेमेंट लेने के लिए उसको चेक जब हैंडओवर कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे, उसको दे देंगे, उस दिनांक से ये माना जाएगा कि उनको पेमेंट हो गया है। फिर क्वेश्चन 85 है, कार्यालयाध्यक्ष जो सरकार की तरफ से चेक जारी करने हेतु अधिकृत किए जाते हैं के द्वारा चेक बुकें प्राप्त की जाती है। मतलब जो कार्यालयाध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस होगा वो सरकार की तरफ से कोई चेक जारी करने के लिए अगर उनको ऑथोराइज कर देते हैं तो ये चेक बुक जो होगी वो किससे प्राप्त करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा संबंधित कोषागार से, मतलब जो कंसर्न उसका ट्रेजरी लगती है वहाँ से वो लेगा। फिर क्वेश्चन 86 है, जीएफएनडीआर में वर्णित नियमों के अनुसार कितनी राशि के चेक जारी करने पर सूचना कोषागार बैंक को दी जाएगी। मतलब जीएफएनडीआर के अनुसार कितनी राशि के चेक अगर इश्यू होते हैं कि जारी करते हैं तो सूचना जो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रेजरी और बैंक को देंगे। तो ये कितनी राशि के चेक के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 1000 या अधिक, 1000 रुपये या उससे अधिक की राशि को भी चेक इश्यू होंगे तो उसके लिए सूचना कोषागार और बैंक को दिया जाना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन 87 है, सरकारी धनराशि के अधिक भुगतान की जिम्मेदारी उसके आहरण करने वाले की होगी। यह प्रावधान जीएफएनडीआर के कौन से नियम में उल्लेखित है। मतलब जो भी गवर्नमेंट जो अमाउंट होएगी, जो भी धनराशि होएगी उससे अधिक, उसके अधिक भुगतान की, मतलब जैसे जितनी अमाउंट बनती है ड्यू उससे ज़्यादा अगर पेमेंट हो जाता है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको ड्रॉ करने वाले की, उसको आहरण करने वाले की होगी। तो ये जीएफएनडीआर के कौन से नियम में इसका प्रावधान है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा
नियम 124 में, नियम 124 में ये प्रावधान दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन 88 है, कार्यालय द्वारा कितनी राशि के उपवाउचर महालेखाकार को प्रस्तुत करने चाहिए, मतलब जो भी सब वाउचर होंगे ऑफिस के वो कितनी राशि के, कितनी अमाउंट के एजी को भिजवाए जाने जरूरी हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, 1000 से अधिक, मतलब 1000 रुपये से अधिक के जो भी सब वाउचर होंगे वो महालेखाकार एजी को भिजवाए जाने जरूरी हैं। फिर क्वेश्चन 89 है, महालेखाकार को कितने रुपए के उपवाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यह निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है, मतलब जो एजी को उपवाउचर सबमिट करने हैं, प्रस्तुत करने हैं, कितनी राशि के होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करती है, कौन सी इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा स आएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वो निर्धारित करता है कितनी राशि से ज़्यादा के उपवाउचर एजी को भिजवाए जाने जरूरी हैं। फिर क्वेश्चन 90 है, जब तक किसी विभाग के नियमों में कोई अलग प्रावधान नहीं हो तो उस उपवाउचर कितनी समयावधि तक नष्ट नहीं किए जाने चाहिए, मतलब किसी डिपार्टमेंट के कोई रूल्स नहीं हो, इसके लिए अलग से कोई उसमें प्रोविज़न नहीं दे रखा हो, तो जो उपवाउचर होंगे, जो सब वाउचर होंगे, उनको कितनी टाइम तक नष्ट नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, 3 वर्ष, मतलब 3 साल तक उनको रखा जाना जरूरी है, 3 साल से पहले उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन 91 है, वाउचर एवं उपवाउचर की सुरक्षा के लिए जेएफएनडीआर में क्या प्रावधान निर्धारित नहीं है, मतलब जो वाउचर और सब वाउचर होंगे उनकी जो सिक्योरिटी होगी, कस्टडी होगी, सुरक्षा होगी, उसके लिए क्या प्रावधान, क्या प्रोविज़न जेएफएनडीआर में नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, सभी वाउचर उपवाउचर डबल लॉक की तिजोरी में सुरक्षा में रखे जाने चाहिए, मतलब ये प्रावधान नहीं है, मतलब उसको डबल लॉक में रखा जाना जरूरी नहीं है। बाकी सभी वाउचर उपवाउचर पर पेड एंड कैंसिल की मुहर लगाई जाएगी, मतलब जो भी वाउचर वगैरह होंगे और उपवाउचर होंगे उन पर पेड एंड कैंसिल की मुहर लगती है। वाउचर ऑडिट होने तक और उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश देने तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए, मतलब जो वाउचर होंगे उनको ऑडिट हो जाए, जब तक ऑफिस की और उच्च अधिकारी निर्देश दे दे तब तक सुरक्षित रखेंगे, उसके बाद ही डिस्ट्रॉय होंगे। प्रत्येक वाउचर पर डीडीओ का भुगतान आदेश होना चाहिए, मतलब जो भी वाउचर बनेगा उस पर डीडीओ पेमेंट ऑर्डर लगाएगा, सैंक्शन जो बनेगी वो उस पे लगाता है। तो साथियों, यहाँ जो अपने जेएफएनडीआर के चैप्टर 6 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उन्हें पूरे कवर करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल से यूँ ही बनाई रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे भी जुड़कर अपने अपडेट रह सकते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।